तो अगर हम बांग्लादेश के भविष्य के बारे में बात करें, कम से कम वहां के कुछ राजनेताओं के लिए तो भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं नजर आ रहा। आज बांग्लादेश की अस्थायी सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने दावा किया कि भारत और बांग्लादेश में एक प्रत्यर्पण संधि यानी कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है और उसी संधि के मुताबिक शेख हसीना को वापस भेजा जाना चाहिए और उनके भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सुबह सुबह बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी। इसमें शेख हसीना को भारत से वापस लाने की मांग की गई। फिर शाम होते होते वहां के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि उसने भारत सरकार को इसके लिए एक नोट वर्बाल यानी कि एक डिप्लोमैटिक मैसेज भेज दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि 5 अगस्त से ही शेख हसीना भारत में है। उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने की खातिर यहां शरण ली है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चले आंदोलन ने ऐसा उग्र रूप लिया, इस तरीके से उससे प्लान किया गया कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया और उन्हें भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें चुन चुनकर शेख हसीना के विरोधियों को भी जगह दी गई। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। यूनुस सरकार में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने 17 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया। शेख हसीना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया। उन्हें आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का आरोपी बताया गया यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना समेत 46 लोगों के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इन लोगों में आवामी लीग के वो तमाम नेता शामिल हैं जिन्होंने 5 अगस्त के बाद दूसरे देशों में शरण ली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसके लिए उन्होंने शेख हसीना, उनकी सरकार और उसमें शामिल उनकी आवामी लीग के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। अरेस्ट वारंट के साथ सभी आरोपियों को 18 नवंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं था और हुआ भी नहीं क्योंकि शेख हसीना और उनकी सरकार में शामिल रहे मंत्री खुद अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना और उनके करीबियों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनमें शामिल है क्या क्या? हत्या, अपहरण, देशद्रोह तक के मामले दर्ज हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया और अब भारत सरकार से उन्हें वापस भेजने की भी मांग कर दी है। यूनुस सरकार में शामिल कई सलाहकार 5 अगस्त से बाद ही भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पर अपना एतराज जता चुके हैं। बार बार ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच इस वजह से तनाव भी आ सकता है। मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है कि शेख हसीना का भारत में रहना दोनों देशों के संबंधों के लिए ठीक नहीं। लेकिन क्या शेख हसीना को भारत से वापस भेजना इतना आसान है? वहां की अंतरिम सरकार जिस प्रत्यर्पण संधि की दुहाई दे रही है उसमें लिखा क्या है? भारत के पास अब आगे के क्या विकल्प हैं? यह सब कुछ आपको आसान शब्दों में समझाएं उससे पहले जरा देखिए कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अपील पर क्या कहा है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से इसे लेकर डिप्लोमैटिक मैसेज मिलने की बात स्वीकार की है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी देने से इनकार किया है। अब बात करते हैं उस प्रत्यर्पण संधि की जिसका हवाला बांग्लादेश की सरकार दे रही है। ये करार 28 जनवरी 2013 को यानी कि 11 साल पहले दोनों देशों के बीच हुआ था। इसके मुताबिक अगर किसी आदमी ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसी के आधार पर बांग्लादेश ने 2015 में असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के अनूप चेतिया को भारत के हवाले कर दिया था। यह संधि तो इससे की गई थी ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ अगर कोई आतंकवादी संगठन है उन लोगों का प्रत्यर्पण कर सके। भारत ने बांग्लादेश की मांग पर उसके वांटेड अपराधियों को भी बांग्लादेश को सौंपा है। लेकिन क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के पास इसी संधि के तहत वापस भेजेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत उनके प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए भी आधार दिए गए हैं, तो भारत इस अनुच्छेद 8 का इस्तेमाल कर सकता है।
ऐसे मामले जिनमें आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हो या फिर ये सैन्य अपराधों से जुड़े हों जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 से मुताबिक कोई देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर कर सकता है। इसके बदले वो अपने देश में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर सकता है। तो अनुच्छेद 7 के मुताबिक भारत कह सकता है, हम आपके हवाले नहीं करेंगे, अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत है हमें दीजिए, हम उनके खिलाफ यहां पर एक्शन ले सकते हैं। हालांकि इससे भारत के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। ये एक पॉलिटिकल मसला भी है, क्योंकि जो एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट है उसमें एक एग्जम्पशन होती है कि पॉलिटिकल जो रिफ्यूजीज हैं या कोई केस है तो उनको जो है एक्सट्राडाइट करने ना करने की जो है उसमें उसको कंसिडरेशन जोन में नहीं आता है वो उसमें। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जिस पर की विचार करना होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट देखेगी, और ये जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह से वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने। तो भारत में कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पूछेंगे कि भाई उनकी सरकार, उनका कानून, उनके केस, उनकी नेता शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देता भारत। तो उनको 5 अगस्त का वो मंजर याद करना चाहिए जब शेख हसीना के देश छोड़ते ही उनके आवास पर हुड़दंगियों की एक भीड़ ने धावा बोल दिया। उसके बाद ऐसा उत्पात मचाया गया कि देखकर दुनिया सन्न रह गई। लूटपाट तो छोड़िए, उत्पाती जमात शेख हसीना के बेडरूम के अंदर तक चले गए और फिर वहां जो उनके कपड़ों के साथ हरकत की, ना तो उसे टेलीविजन पे दिखाया जा सकता है और ना ही मैं उसे आपको बयां कर सकती हूँ। आप कल्पना करके देखिए, 77 साल की ये बुजुर्ग महिला अगर खुद वहां मौजूद होती तो उनका क्या हश्र होता। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। वो तो गनीमत है कि वक्त रहते शेख हसीना को ढाका से निकलकर भारत में शरण मिली। वो वाया त्रिपुरा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गई और फिर उन्हें दिल्ली के सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। इसी दौरान ढाका में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का दर्जा रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों की भी क्या हालत की गई वो आपको याद होगा। एक जगह तो मूर्ति पर वो घिनौना काम किया गया कि उसे भी दिखाना और बताना तकलीफ दे है। शेख मुजीब और उनके परिवार से जुड़ी हर पहचान को मिटाने की कोशिश अभी तक की गई है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर शेख हसीना को खुद वापस भेज दिया गया तो उनके साथ क्या हो सकता है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हुए हैं। बार बार इसके इनकार किया है मोहम्मद यूनुस ने और उनकी सरकार ने, बट आखिर उनको ये कबूल करना पड़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्था भी इसे लेकर चिंता जता चुकी है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की संसद में इस पर सर्वदलीय चिंता जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश को आगाह कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच डबल स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक नामी इंटरनेशनल मैगजीन बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव के कसीदे पढ़ रही है, कह रही है कि बांग्लादेश में जो भविष्य है वो बेहद सुनहरा दिख रहा है। खाता ना बही, क्या जो इकोनॉमिस्ट कहे वही सही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका समर्थन और तारीफ तो हरगिज नहीं। लेकिन ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने यह पाप किया है। इस नामचीन पत्रिका ने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। हर साल दिसंबर में ये मैगजीन किसी देश को इस खिताब से नवाजती है। इस पत्रिका के मुताबिक वो देश सबसे अमीर, खुशहाल या सबसे पवित्र नहीं होता, बल्कि वो ऐसा देश होता है जिसने पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा सुधार किया है। द इकोनॉमिस्ट की नजर में यह देश इस साल बांग्लादेश है,
जिसने एक तानाशाह को उखाड़ फेंका और ऐसा लगता है कि वो कुछ बेहतर करने की ओर है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके घरों मंदिरों पर हमले को ये मैगजीन बेहतर की ओर बढ़ना मानती है? अगर ऐसा है तो फिर ये बेहद अफसोसनाक है। अफसोसनाक तो ये भी है कि द इकोनॉमिस्ट से कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब मिलने पर मोहम्मद यूनुस उन कथित छात्र नेताओं की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं जिनका अतीत आतंक और वर्तमान भारत विरोधी है। उन नेताओं में महफूज आलम जैसे लोग सबसे आगे हैं, जो यूनुस की नजर में न्यू बांग्लादेश के नेता हैं, जो बेहद उत्साही और धर्म के प्रति निष्पक्ष हैं। लेकिन ये कितने निष्पक्ष हैं? हालिया मिसाल देखिए, जब 16 दिसंबर यानी पाकिस्तान पर भारत और बांग्लादेश की विजय वाले दिन ही महफूज आलम ने विवादास्पद नक्शा पेश कर दिया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया, लेकिन गलती का एहसास होते ही इसे फौरन डिलीट कर दिया गया। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कड़ी आपत्ति भी जताई। India has repeatedly signaled interest in fostering relations with the people and the interim government of Bangladesh. Such comments underline the need for responsibility in public articulation. बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के लाडले महफूज आलम का अतीत बेहद दागदार रहा है। महफूज ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी मदरसों से शुरुआती तालीम ली। उनका कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर से भी करीबी रिश्ता रहा है, जिस पर शेख हसीना सरकार में प्रतिबंध लगा था। महफूज उस हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन से जुड़े रहे हैं जो भारत में प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसे लोग यूनुस की सरकार में निष्पक्ष हैं, तभी तो वो आखिरी समय तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को भी जुटलाते रहे। जबकि सिर्फ 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के 2200 मामले सामने आए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग से नफरत का आलम यह है कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों को भी सरेआम अब अपमानित किया जा रहा है। आप मेरे बगल में अभी एक वीडियो देखेंगे और उसे खुद अवामी लीग ने शेयर किया है। इस वीडियो में जिस बुजुर्ग शख्स के गले में जूतों की माला डाली गई है उसका नाम अब्दुल हई कानू है। वो 78 साल के हैं। वो बांग्लादेश की जंगे आजादी के सिपाही रहे हैं। जिस स्वतंत्रता सेनानी को सिर आंखों पर बैठाना चाहिए, आज उनकी ऐसी बेइज्जती देखकर यकीनन बांग्लादेश के हर जीवित या मृत मुक्ति योद्धा की आत्मा रो रही होगी। दावे के मुताबिक बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल को जूतों की माला पहनाने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के समर्थक हैं। वहीं जमात, जो इन दिनों यूनुस सरकार की सबसे प्रबल समर्थक है, जो 1971 की जंग में बांग्लादेश की आजादी के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी। ये बेहद दुखद है। आज जो लोग अपने ही मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, वो कल अपने ही देश की संप्रभुता को भी गिरवी रखने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब नैतिक पत्रकारिता के लिए मानदंड स्थापित करने का दावा करने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं ऐसे ही बांग्लादेश की सराहना करती हैं। कहते हैं कि ये कंट्री ऑफ द ईयर है। अगर कोई देश अपने अल्पसंख्यकों, अपने स्वतंत्रता सेनानियों और यहां तक कि अपनी महिला नेताओं को भी सुरक्षित नहीं रख सकता, तो भगवान जाने वो कैसे ऐसी पत्रिकाओं की नजर में कंट्री ऑफ द ईयर बन जाते हैं।